नमस्कार साथियों, नमस्कार। कैसे हैं सभी भाइयों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। भाई बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी भाई लोग? एक बार सभी लोग बोलेंगे बढ़िया हो कि नहीं हो। जय हिंद साथियों, जय हिंद। हरि यादव, गुलशन, सोनम, रंजीत जी, विशाल, लालू, हरि यादव, मांटू, प्रिंस, रियाज, प्रतिमा, प्रिया जी उर्फ चिंकू, राहुल जी, विशाल बाबू, विवेक, अंश, सभी भाइयों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही होगी। तो बच्चे, जैसा कि आपको ज्ञात है, कल से हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पर चर्चाएं प्रारंभ की हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। हम भी ठीक ठाक हैं मेरे बच्चे। अजय सैनी जी ठीक। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि कल से हमारी बातें स्टार्ट हुई हैं बल और गति के नियमों पर। मैंने आपको बल बताया था मेरे बच्चे कि बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। तो बोला था कि सर ये एक पुश या पुल होता है। पुश या पुल। न्यू फोन लिया हूं, बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत बधाई। न्यू फोन क्या, न्यू घर, न्यू बाइक, न्यू कार, सब कुछ लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए बाबू, थोड़ा बहुत आराम है। चलिए, तो आज पढ़ाई पर फोकस रखते हैं, पढ़ाई पर बातचीत करते हैं। तो मैंने कहा बल क्या होता था मेरे बच्चे, एक धक्का या खिंचाव, पुश या पुल होता था। क्या होता था मेरे भाई? पुश या पुल होता था। पुश या पुल होता था। ठीक है, धक्का या खिंचाव होता था जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करने का एफर्ट लगाता था, प्रयास करता था। जैसे मैंने इस मार्कर को तोड़ने का प्रयास किया, टूटा तो नहीं लेकिन प्रयास जरूर किया, मैंने फोर्स लगाया है मेरे बच्चे, मैंने फोर्स लगाया है। आप अपनी शादी कब कर रहे हो बच्चे? शादी अपनी ही करी जाती है, दूसरों की नहीं करते, याद रखना। तो क्वेश्चन इतना में ही आपका हो जाता कि सर शादी कब कर रहे हो। शादी बेटा, शादी वादी से मेरा कोई नाता वाता नहीं, ना मेरे अंदर ऐसी कोई इच्छा है कि मेरी शादी होगी, एक दिन दूल्हा बनूंगा, घोड़ी पर बैठूंगा, दुल्हन मिलेगी। ना बाबू, ना ना, ये काम दूर ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है। भगवान करे कि ना ही हो तो अच्छा है। तो चलिए, मैंने कहा गति के नियम आपको बताए थे, किसने दिए मेरे बच्चे? किसने दिए थे? तो आपको पता है, न्यूटन साहब ने दिए थे। किसने दिए थे? न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब ने गति के नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे मेरे भाई? 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम दिए थे, याद होगा। ठीक है, कब दिए थे? 1687 में दिए थे। अपनी एक किताब में दिए थे जिसका नाम था मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया। मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। हमने पहला नियम क्या बताया था कि बच्चे, कोई भी वस्तु मोशन में है, गति में है, तो वो गति में ही रहेगी, वो गति में ही रहेगी। अगर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, विराम में है, तो बच्चे विराम में ही रहेगा। यानी जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में ही रहेगा। इसका मतलब हुआ कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे उसकी पोजीशन में बदलाव नहीं होगा। उसकी पोजीशन में मेरे बच्चे बदलाव नहीं होगा। इसे कहते थे पहला नियम। कल याद है, एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, याद है? याद है कि नहीं है? पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? आए होगे। ठीक, साथ में फिर मैंने ये भी कहा था पहले नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? सर, बल की परिभाषा, फोर्स की डेफिनेशन मिलती है। पहली स्लाइड है अनुज यादव भैया। ठीक है, पहली स्लाइड। साथ में मैंने ये बोला था आपसे, सर डीपीपी में आंसर नहीं है। गोलू सिंह, कब की डीपीपी? जरा बोल दो, अभी बोल दो कब वाली डीपीपी। तुरंत बोलोगे ना, मैं तुरंत आपकी काम को, उस वाली काम को करवाऊंगा। कब वाली डीपीपी में आंसर नहीं है? कब वाली डीपीपी में आंसर नहीं आए बाबू? टाइपिस्ट भैया को झाड़ लग जाएगी आपके चक्कर में, ध्यान रखना। ठीक है, कल का। ठीक है, कल की डीपीपी में आंसर नहीं है। ओके ओके, नोट हो गई आपकी बात। आंसर डलेंगे, डीपीपी दोबारा डलवाई जाएगी। नो टेंशन, टेंशन मत लेना। ठीक है, आपने ध्यान दिलवा दी, अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात को। मैंने कहा कि बच्चे, अनुपमा जी, पहले नियम को किसका नियम भी कहते थे?
पहले नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते थे। जी प्रजापति जी पुरानी क्लासेस को देखिए, मुख भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। ठीक, फिर मैंने कहा आपसे सेकंड नियम क्या कहता था मेरे बच्चे, जिससे F इजिकल टू एम ए निकल के आता था, उसके एग्जाम्पल बच रहे हैं अपने। सेकंड नियम हो गया था लेकिन एग्जाम्पल नहीं हुए थे, शायद याद हो। ठीक है, सेकंड नियम मैंने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यदुवेंद्र यादव शुरुआत से क्लास को देखिएगा, शुरुआत से, नहीं तो बच्चे आज बीच क्लास में आप आए हो सकता है दिक्कत हो जाए। ठीक, हमेशा किसी भी टॉपिक को शुरुआत से देखा करें। ठीक है, तो सेकंड नियम होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। फिर वहां से हमने F इजिकल टू एम ए निकाला था कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। याद है? यहीं तक हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बार बोल देंगे। सर आपके मुंह से हवा की माइक पे आ रही है। बच्चे सांस भी ना लूं अब। जैनुल भैया क्या चाहते हो, मेरी सांसों पर भी पाबंदी लगा दोगे? इन सांसों का चलना जरूरी है बाबू जिंदा रहने के लिए। भले ही सनम की एक मुलाकात मिले ना मिले, सनम की मुलाकात मिले ना मिले, लेकिन सांसों का चलना जरूरी है बाबू जिंदा रहने के लिए, याद रखना। ठीक है, इन्हें तो चल लेने दो मेरे भाई। चलिए, तो मैंने कहा गति के दूसरे नियम के एग्जाम्पल बचे थे, याद हो तो आपको। गति का दूसरा नियम जिससे हमने एक बात निकाली थी कि सर F बराबर क्या होता था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। किसे बल कहते थे मेरे बच्चे? संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते थे। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यही तो कहते थे मेरे बच्चे, यही कहते थे, बिल्कुल कहते थे सर। तो जरा सोच के देखो मेरे बच्चे, जरा सोच के देखो, अगर मैं T की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, तो मेरे बच्चे F की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ, अगर T की वैल्यू को बढ़ाऊंगा F की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? F की वैल्यू, सुशील भाई, जिस किसी बच्चे का पहला दिन हो, मैं डेली यही कहता हूं मेरे भाई कि हमेशा टॉपिक की शुरुआत से देख करके आइएगा, नहीं तो दिक्कत में आएगी कहानी। ठीक है, मैंने कहा समय की वैल्यू बढ़ाओगे तो मेरे बच्चे आप सोच के देखो, T अपॉन में है और अपॉन वाली वैल्यू को जब बढ़ाया जाता है आंसर छोटा हो जाता है। जैसे 6 में 2 का भाग 2, आंसर कितना आएगा? 3। लेकिन 6 में आपने अपॉन वाली वैल्यू बढ़ा दी तो आंसर छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा। यानी अपॉन वाली वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर छोटा हो जाएगा, T बढ़ेगा तो F की वैल्यू कम, या उल्टा कह लीजिए T की वैल्यू कम करोगे तो F की वैल्यू क्या हो जाती है मेरे बच्चे? बढ़ जाती है। बताओ इन दोनों बातों में कोई दिक्कत किसी भाई को? मेरे? ठीक, मेरे भाई को किसी की दिक्कत है? इन दोनों बातों में किसी भाई को कोई दिक्कत है? नो सर, बहुत बढ़िया। अब देखो एग्जाम्पल ऐसे छपता है दिमाग में, ऐसे। ठीक, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, सेकंड लॉ का एग्जाम्पल बचा हुआ था मेरे बच्चे, और मुझे याद थी कि एग्जाम्पल लिख नहीं पाए थे, हमारा टाइम हो गया था, तो एग्जाम्पल आज लिखेंगे। 2 एग्जाम्पल बड़े प्यारे बोलूंगा इस पर। जैसे पहला, रेत पर कूदना ठोस सतह पर कूदने से आसान होता है। रेत पर कूदना ठोस सतह पर कूदने से आसान होता है। ठोस सतह पर कूदने से आसान होता है। ठोस सतह पर कूदने से क्या होता है मेरे भाई? आसान होता है। रेत पर कूदना ठोस सतह पर कूदने से आसान होता है। ठीक है मेरे बच्चे, रेत पर कूदना ठोस सतह पर कूदने से आसान होता है। इंग्लिश में भी लिखा हूं, जंपिंग ऑन sandy floor is easier than
as compared to the solid surface, as compared to the solid surface, as compared to the solid surface, solid surface। बता सकते हो मेरे भाई कि रेत पर कूदते हैं तो चोट ज्यादा नहीं लगती। कोई PYQ MCQ बुक बता दो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए। बेटे मार्केट में जाना और तरह तरह के पब्लिकेशन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो किरण हो, चाहे वो यूथ कंपटीशन हो, चाहे वो कोई और हो, ठीक। जिस किसी की भी आपको बढ़िया लगे उसकी ले आना, ये खूब भर भर के आपको PYQ दे देंगे, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ मैंने सुन लिया अब्दुल वाहिद भैया, कल वाली में अगर आंसर नहीं डले, देखो अभी कैसी हालत करता हूं, अभी के अभी ग्रुप में मैसेज छोड़वाऊंगा, देखो आपके सामने छोड़ूंगा, आपके सामने 1 मिनट का समय देना मुझे, 1 मिनट का। देखो आपके सामने मैसेज छूटेगा, ठीक। थोड़ा भी लेट लतीफी नहीं होगी मेरे बच्चे। कल वाली DPP किधर है आपकी, साइंस वाली NTPC की, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। आपके सामने ऑन द माइक मैसेज छोड़ूंगा, ठीक है। कल ये यस्टरडे, कल क्या हुआ था बच्चे, हमारा यही टॉपिक था ना। अच्छा वास्तव में आंसर नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है मेरे बच्चे। देखो अब देखना आप, ये कल वाली DPP है भैया, और इस DPP में आंसर ऐड नहीं हुए हैं, आंसर ऐड, जबकि मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजे थे उसमें आंसर रहते हैं। कृपया करके आंसर तो ऐड कर दीजिए कीजिए, हम पे इतना टाइम नहीं होता कि हम उसे बार बार चेक कर पाए। कम से कम अपनी जिम्मेदारी को आप बड़े ही तरीके से समझिए और कृपया करके इसे ठीक कराइए, जल्दी से कराइए। ये अभी की अभी डलवानी है, ये कल वाली DPP है, ठीक है, जल्दी कराइए। एक मिनट और रुकना। हेलो, अरे भैया ये कल वाली DPP है और इस कल वाली DPP में आपने आंसर ही ऐड नहीं कराए हैं। कृपया करके, हम पर तो इतना टाइम नहीं होता, ठीक, कि हम हर एक DPP का एक एक अक्षर या उसमें आंसर चेक कर पाए। तो कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी भी तो समझिए यार, ठीक। बार बार मत कहलवाया कीजिए, पहले भी आपने ऐसा किया था, आंसर नहीं थे, अब फिर वही हो रही हैं। तो कृपया करके हर एक DPP को तभी भेजा जाए जब उसमें आंसर ऐड हो जाए, तो इसे जल्दी से कराइए। ये कल का DPP है, देखो तत्काल प्रभाव से काम होता है, तत्काल प्रभाव से, ठीक है, तुरंत की तुरंत। अब ये ऐड करेंगे तुरंत ही, ठीक है, और इसे मैं डलवा दूंगा, टेंशन ना लो। आपने अच्छा किया बता दिया। अब देखो, रेत पर कूदना ठोस सतह पर कूदने से आसान है। नहीं रेहान जी, ल्यूसेंट का PYQ एकदम खराब है, मैं आपको बता दूं, कोई लेवल नहीं है उसका, लेवल नहीं है, ठीक ठीक है। रेत पर कूदना ठोस सतह पर कूदने से आसान होता है। क्यों आसान होता है बेटा, सोच के देखो, सोच के। अगर आप रेत पर कूदोगे तो जमीन से टकराने में आपको क्या ज्यादा लगेगा मेरे बच्चे, इसीलिए ये मैंने पहले ही लिख दिया था। अगर आप रेत पर कूदोगे तो जमीन पर टकराने पर आपका क्या ज्यादा है, रेत पर कूदते समय आप जैसे ही रेत पर आओगे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाओगे, स्लोली स्लोली जाओगे, यानी क्या बढ़ गया, टाइम। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है बच्चे तो आपके ऊपर क्या भी कम लगेगा, आपके ऊपर क्या भी कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा। फोर्स कम लगेगा तो बच्चे चोट कम लगेगी, चोट कम लगेगी। लेकिन ठोस सतह पर कूद गए, ठोस सतह पर इस तरीके से कूद गए झट से, तो बच्चे झट से नीचे आ जाओगे। झट से नीचे का मतलब है समय कम लगा, समय कम लगा तो क्या ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, हड्डियां फड्डियां चटक लेंगी मेरे दोस्त, हड्डी वड्डी चटक लेगी, याद रखना, ठीक है, हड्डी वड्डी चटक लेगी मेरे भाई, ठीक। हाँ बहुत बढ़िया मुकेश जी, इनफ रहेगा, इनफ एकदम से इनफ, भरोसा रखो, इनफ रहेगा, ठीक है, क्लियर। अरे वाटर में भी तो यही सीन है मेरे भाई, वाटर में भी तो यही सीन है, जमीन से जाने का समय बढ़ जाएगा, जमीन से जाने का समय, जैसे ही आप सीधे कूदोगे पानी में, जमीन से टकराने का समय बढ़ गया, फोर्स कम लगेगी, बात क्लियर।
ओके। अनिल कुमार यादव शिवपुर बनारस से, शायद से आज ही आए हैं बच्चा। आने से पहले ही कह देता हूं आप लोगों से, जो भी बच्चे आज ज्वाइन हुए हैं, कुछ नए नए चेहरे मुझे दिखाई दिए हैं, उनसे मेरा यही कहना है, कृपया करके बैच की शुरुआत से नहीं तो कम से कम टॉपिक की शुरुआत से देखने आए, टॉपिक की शुरुआत से, क्योंकि बीच क्लास में आएंगे तो आपको समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो मैंने कहा एक एग्जाम्पल तो ये है, एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसी सेकंड नियम का है। एक और एग्जाम्पल बच्चे मेरे, एक और एग्जाम्पल लिखे देते हैं। जैसे कैच लेते समय आपने क्रिकेट खेला होगा। कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे लेता है। खिलाड़ी अपने हाथों को कहां लेता है मेरे बाबू? खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे लेता है। अपने हाथों को कहां लेता है मेरे बच्चे? अपने हाथों को पीछे लेता है, पीछे लेता है। ठीक है मेरे बच्चे। प्रभाव से हुआ है काम। अभी आपने बताया, तुरंत की तुरंत कॉल आ गई, सर करवा रहे हैं, तुरंत की तुरंत। ठीक है, क्लास में नो मोबाइल। अरे मोबाइल की वजह से ही तो आपकी डीपीपी में आंसर ऐड करवा रहा हूं, नो मोबाइल। ठीक, तो देखिए, कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथों को कहां लेता है? पीछे लेता है। इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूं मेरे बच्चे, इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूं। ठीक, अ प्लेयर takes back his hand while catching the ball. His hands while catching the ball. भैया क्यों हाथ पीछे लेता है? जबकि आपने बचपन में क्रिकेट खेला होगा, बचपन में, तो मेरी गारंटी है जरूर आपने अपनी उंगली तुड़वाई होगी, जरूर आपने अपनी उंगली तुड़वाई होगी, क्योंकि मेरी उंगली भी कैच से ही टूटी। मेरी उंगली देखिए, ये उंगली थोड़ी सी आपको तिरछी दिखाई देंगी, हल्की सी ऊपर की तरफ से, ये बीच वाली उंगली, ठीक है ना, ये उंगली कैच की वजह से ही टेढ़ी मेढ़ी हुई है बच्चे, कैच की वजह से ही। कैसे कि बचपन में क्रिकेट खेलते थे, और क्रिकेट खेलते वक्त आदत होती थी ऐसे करके, बॉल आ रही है ऐसे करके हाथ बॉल की तरफ ही, तो बच्चे ऐसे हाथ करने से क्या कम हो गया? बॉल का हाथों से टकराने का समय कम हो गया। बॉल का हाथों से टकराने का क्या कम हो गया बच्चे? समय कम हो गया। बात क्लियर है? समय कम हो गया तो क्या ज्यादा लगेगा मेरे भाई? समय कम हो गया तो आपके हाथों पर क्या ज्यादा लगेगा? फोर्स, भयंकर फोर्स लगता है। फिर उंगली ऐसी की ऐसी रह जाती है 2-4 दिन तक, तो ऐसी कि यार उंगली में लग गई है, उंगली में। ठीक है, तो हाथ पीछे लेने से आप क्या कर रहे हैं? आप बॉल से टकराने का समय बढ़ा रहे हैं। हाथ पीछे लेने से आप बॉल से टकराने का क्या बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे? समय बढ़ा रहे हो। और समय बढ़ गया तो क्या कम हो जाएगा? समय बढ़ गया तो क्या कम हो जाएगा? समय बढ़ गया तो क्या कम मेरे बच्चे? फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम हो गया, चोट कम से कम लगेगी, चोट कम से कम लगेगी। बात क्लियर है? क्लियर है? थम्स अप करो। और एक बात अजय सैनी भैया कह रहे हैं हमारे, सर जी अरुण सर बीमार हैं क्या? आज मेरी एक बात दिमाग में डाल लेना, आज मेरे बच्चे किसी भी टीचर की परेशानी या कोई भी वजह से, या क्लास ऑफ ही क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं किसी दूसरे टीचर से मत पूछा करो,
किसी दूसरे टीचर से मत पूछा करो। आप भी जानते हो कि हर एक टीचर यहाँ पर जो उपलब्ध है वो बच्चे 6 से 8-8 घंटे तक पढ़ा रहा है, 6 से 8-8 घंटे। अगर वो किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो जरूर उसे बहुत अर्जेंट काम होगा, जरूर उसे बहुत अर्जेंट काम होगा, नहीं तो वो जरूर उपलब्ध होता क्लास के लिए। तो बच्चे ये चीज़ें कि अरुण सर बीमार हैं, वेरीफाई करना कि कहाँ हैं, क्यों नहीं लिए हैं क्लास, या कोई भी टीचर या किसी भी टीचर की किसी से, क्योंकि सत्य बात बताऊं, हम टीचरों को भी एक दूसरे की पता नहीं होती मेरे बच्चे। मेरी किसी दूसरे को पता नहीं होगी, दूसरे व्यक्ति की किसी तीसरे को पता नहीं होगी, ठीक है ना। क्यों पता नहीं होगी? क्योंकि कौन व्यक्ति आया कौन नहीं आया, एक स्टूडियो में सुबह से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कौन क्लास लेकर के निकल गया, कौन आया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बच्चे नहीं पता रहती किसी की किसी को, तो मत पूछा करो। खैर एग्जाम्पल आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलें तीसरे नियम पर। चलिए तो तीसरे नियम पर लेके चलता हूं। तीसरा और आखिरी नियम बच्चे, तीसरा और आखिरी नियम, तीसरा और आखिरी नियम क्या कहता है? इसे इट इज नोन एज, पहले तो यही लिख लो, इट इज नोन एज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। बात सही है? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं बच्चे। क्या भी कहते हैं? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये कहता क्या है? ये नियम बोलता है, ये नियम बोलता है, सिंपल सी लैंग्वेज है इसकी, याद रखिएगा। क्या कहता है भैया ये तीसरा नियम? यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, सर अक्षर मोटे हो रहे हैं, ठीक है भैया थोड़े पतले कर लेंगे, ये लो। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, फोर्स अप्लाई किया जाए मेरे बच्चे, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई किया जाए, बल लगाया जाए, तो वस्तु द्वारा उस बल के विपरीत, तो वस्तु द्वारा उस बल के विपरीत उतना ही बल लगाया जाता है, उस बल के विपरीत उतना ही बल लगाया जाता है, ठीक है। अगर आप किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो बेटा वो सामने वाली बॉडी भी आप पर उतना ही फोर्स मेरे बच्चे अप्लाई करेगी, याद रखना, ठीक है। इस बात को मैं छोटे से डायग्राम से भी दिखा रहा हूं कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, और इस पर आपने कोई बल लगाया, इस पर आपने कोई बल लगाया मेरे बच्चे, F1 नाम दिया, तो ये वस्तु भी, इस वस्तु पर भी अंदर की ओर से उतना ही बल लग रहा होगा, याद रखना। कितना ही बल लग रहा होगा? सेम क्वांटिटी वाला फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब है कि सर F1 बराबर होगा F2 के, F1 बराबर क्या होगा? F2 के। आपने जितना बल लगाया वस्तु भी क्या लगा रही है? उतना बल लगा रही है। लेकिन बच्चा दोनों की डायरेक्शन क्या है? दोनों की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है बच्चे अपोजिट। डायरेक्शन दोनों की क्या है सर? डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के क्या है बच्चे? दिशा एक दूसरे के विपरीत है, याद रखिएगा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। बताइए समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति मेरे मुक्का मुक्का मार देता है, ठीक है, तो वो बच के तो जाने से रहा,
तो वो बच के तो जाने से रहा। अगर उसने कोई एक्शन लिया है तो मैं भी रिएक्शन दूंगा, मैं भी रिएक्शन दूंगा भैया, ठीक है ना। बात क्लियर है कि नहीं है। आप सोचो कि सर जी गांधी जी तो नहीं देते थे रिएक्शन, तो बच्चे रिएक्शन फिर भी होता है, रिएक्शन फिर भी होता है। आपने किसी व्यक्ति को मारा, आपने किसी व्यक्ति को मारा, फोर्स लगाया, तो क्या मेरे बच्चे आपके हाथ में झंझनाहट नहीं आती है? आपके हाथ में झंझनाहट नहीं आती है? मुझे इतना बताओ, आपने किसी व्यक्ति को मारा है थप्पड़, आप सोचो कि सर सामने वाला तो खा के भाग गया, रिएक्शन नहीं आया, सर ये लॉ फेल हो गया। मैं कहूंगा नहीं हुआ मेरे बच्चे, आपके हाथ में झंझनाहट आई है। आपने किसी के मुक्के मारे, उसके दांत तोड़ दिए, दांत तोड़ने पे बच्चे आप यहां देखना, आपके यहां पर स्वेलिंग वेलिंग आ जाएगी, ये रिएक्शन नहीं है मेरे बच्चे। ये चोट कैसे लग गई? अभी दीवार में मुक्का मारूं, ज्यादा तेज मार दिया, हो सकता है मेरा हाथ चटक ले, हो सकता है टूट जाए। क्यों? क्योंकि दीवार ने मुझ पर क्या लगाया? रिएक्शन फोर्स लगाया। क्या लगाया मेरे बच्चे? रिएक्शन फोर्स लगाया। सर तब तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर जीरो कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा मेरे बच्चे, देखो बिल्कुल कहलाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? यानी रिजल्टेंट फोर्स यहां पर कितना है, परिणामी बल यहां पर कितना है, क्योंकि जितना बल लगा रहे हो वस्तु भी आप पर उतना लगा रही है। परिणामी बल कितना है? जीरो है कि नहीं है मेरे बच्चे? यहां से एक बात, एक क्वेश्चन सिद्ध होता है, ठीक। रिएक्शन ना होने का एग्जाम्पल गोपाल बाबू दुनिया में कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? उसी लाइन को लिख रहा हूं मैं, क्यों नहीं है उसी लाइन को। बेटा पूरे ब्रह्मांड में एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी अकेला नहीं आता। जैसे घर पे शादी विवाह के निमंत्रण आते हैं कि नहीं आते? अभी शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा नवंबर से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा मेरे बच्चे। तो शादियों के सीजन में कार्ड आएंगे घर पे, किसी किसी कार्ड में विद फैमिली लिखा होता है, सब परिवार, यानी कि पूरे घर का निमंत्रण है, सभी लोग खाने जा सकते हैं। किसी किसी कार्ड पे केवल और केवल एक व्यक्ति का होता है, किसी किसी कार्ड पे केवल एक व्यक्ति का होता है, यानी पिताजी का नाम लिखा होगा, विद फैमिली नहीं लिखा होगा। अब पिताजी जिसे चाहें उस एक को भेज सकते हैं, ठीक है, क्लियर है सर? ओके। तो लेकिन मेरी बात सुनना, आपने एक घर में न्योता दिया और आपने कहा कि एक ही व्यक्ति का है, लेकिन उस घर में जाते ही कम से कम दो है, एक तो जाता ही नहीं है। वो कहते हैं एक क्यों जाएगा, एक नहीं चलता हमारे यहां पे, हम तो कम से कम कितने जाएंगे? दो। हम तो कम से कम कितने जाते हैं? दो जाते हैं भाई। उसी के जैसा यहां कंसेप्ट है। ब्रह्मांड में एक व्यक्ति ऐसा है, आप खुद जोर लगा लेना जितना हो सके, जितना हो सके पूरा जोर लगा लेना, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में एक व्यक्ति है जो कभी अकेला नहीं चलता, अपनी रिएक्शन को साथ लेके चलता है। जहां पर भी लग गया उसका रिएक्शन फोर्स भी लग जाएगा, उसका नाम है मेरे बच्चे बल। याद रखना, दुनिया में नोट डाल के डबल स्टार लगा के लिख लो, बल कभी अकेला नहीं होता, फोर्स कभी अकेला नहीं होता बच्चे, अलोन नहीं होता। फोर्स नेवर बी अलोन, अकेला नहीं होता। फोर्स नेवर बी अलोन, फोर्स नेवर बी अलोन, ठीक है। जहां पर भी लगेगा तो जरूर इसकी रिएक्शन भी वहां आएगी। फोर्स नेवर बी अलोन, फोर्स नेवर बी अलोन। आपसे क्वेश्चन आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछा गया है, दोनों में पूछा गया। क्वेश्चन आया था, इनमें से क्या कभी प्रकृति में अकेले नहीं मिलता? इनमें से क्या कभी प्रकृति में अकेले नहीं मिलता, इंडिविजुअल नहीं मिलता, अलोन नहीं मिलता? ऑप्शन में आता है बल। बल यानी कि फोर्स। इसी नियम से पता चला कि अगर फोर्स आएगा तो अपनी रिएक्शन को साथ लेके आएगा, अपनी रिएक्शन को साथ लेके आएगा, साथ लेके आएगा। क्लियर है मेरे भाई? इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? बताइए तीसरे नियम में कोई दिक्कत? दो चार इसके अच्छे से एग्जाम्पल लिख देते हैं। प्रभु भयंकर गैस बन रही आज। चलिए
तो मैंने कहा अब एग्जाम्पल की बात कर देते हैं, तीसरे नियम के कुछ एक खास वाले। जैसे देखिए कुछ एक जो आप बता सकते हो मेरे बच्चे, जैसे आपने देखा होगा बंदूक चलाते हैं, बंदूक। हाँ लिख देंगे बाबू इसे, कुमार सर के तोता साहिब, इसको भी लिख देंगे, ठीक है। सुनिए, अरे बढ़िया एग्जाम्पल लिखिए। यही क्वेश्चन सर एसएससी एमटीएस में आया था 2023 में, तो आम क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने आपसे कहा कि बंदूक होती है ना, बंदूक, अब बंदूक को चलाते हैं, जैसे हमारे फौजी लोग चलाते हैं बंदूक को, तो बंदूक जैसे ही चली ढिच के आओ, गोली आगे गई, लेकिन मेरे बच्चे कंधे पर झटका आता है, कंधे पर झटका आता है, पीछे की ओर जर्क आता है। तो ये जो बैकवर्ड जर्क आया, गोली आगे चली, पीछे की ओर जर्क आया, रिएक्शन आई, क्या आई मेरे बच्चे, रिएक्शन। ये इसी नियम का एग्जाम्पल है, ठीक। गोली चलने पर बंदूक से पीछे की ओर झटका लगना, गोली चलने पर, गोली चलने पर बंदूक से, बंदूक का पीछे की ओर गति करना, बंदूक का पीछे की ओर गति करना, बंदूक का पीछे की ओर गति करना, ठीक है ना। पीछे की ओर क्या करना मेरे बच्चे, गति करना, मोशन, या कह सकते हो बैकवर्ड मोशन ऑफ गन, बैकवर्ड मोशन ऑफ गन, बैकवर्ड मोशन ऑफ गन, बैकवर्ड मोशन ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग। जैसे ही आपने गोली को फायर कर दिया तो बंदूक आपकी पीछे की ओर गति करती है, और यही चीज होती है तोप से गोला छोड़ने में। सोनम शर्मा जी बहुत अच्छे, तोप से गोला छोड़ता है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह पुरानी, जोधा अकबर, जोधा अकबर, तोप लगा दी, तोप में ऐसे करके आगे से गोला डाला, पीछे से आग लगा दी, तोप से गोला छूटा, फटाक, तोप हुई पीछे की ओर, ठड़ाक। तो ये गोला आगे, तोप पीछे, एक्शन, तोप पीछे, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन। बात सही है, तोप से गोला छोड़ा जाना। बॉर्डर मूवी बहुत बढ़िया, सनी देओल, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ठीक। तो मैंने कहा तोप से गोला छोड़ा जाना, तोप से गोला छोड़ना, तोप से गोला छोड़ने पर तोप का पीछे हटना, गोला छोड़ने पर तोप का पीछे हटना, तोप का पीछे हटना, ठीक है ना। तोप से गोला छोड़ने पर तोप का मेरे भाई पीछे हटना, ओके। इसके अलावा रॉकेट, रॉकेट की गति, कभी पूछे आपसे मोशन ऑफ रॉकेट, मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट की गति में कौन सा नियम कार्य करता है। देखो नियम पूछे तो मेरे बच्चे तीसरा, लेकिन कभी सिद्धांत पूछे, सिद्धांत पूछे तो आता है आंसर संवेग संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट की गति किस नियम पे काम करती है, रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है, तो भैया तीसरे। किस नियम पर आधारित है याद रखना, अगर नियम पूछ रहा है तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम आंसर होता है, अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है, सिद्धांत पूछ रहा है तो संवेग संरक्षण। अभी दिवाली आने वाला है, दिवाली आने वाला है, आप लोग रॉकेट चलाएंगे, इस तरीके का रॉकेट होता है, ठीक है ना। ये रॉकेट आपने देखा होगा, ठीक है। ये जो रॉकेट वॉकेट होते हैं, और वो रॉकेट भी ऐसी होता है जो वास्तव में ऊपर जाता है मेरे बच्चे, ठीक। ये रॉकेट इस तरीके का होता है, इसमें आग लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है तो इस तरीके से फायर बबल्स इसमें से बाहर निकलते हैं। क्या बाहर निकलते हैं, फायर बबल, आग की बूंदें बाहर निकलती हैं, और ये आग की बूंदें जमीन पर प्रेशर लगाती हैं, जमीन पर फोर्स लगाती हैं, और जमीन पर फोर्स लगा के इसकी रिएक्शन से ही ये कहां जाता है, ऊपर जाता है। इसकी रिएक्शन से ही मेरे बच्चे कहां जाता है, ऊपर जाता है। आयुष तिवारी कह रहे हैं सर लेदर पर जंप, लेदर पर जंप मतलब, ठीक है, नाव से कूदना। बहुत बढ़िया आशीष यादव जी, शाबाश। जंपिंग फ्रॉम अ बोट, जंपिंग फ्रॉम अ बोट,
जंपिंग फ्रॉम अ बोट, जंपिंग फ्रॉम अ बोट, नाव से कूदना, नाव से कूदना, नाव से कूदना। जब बेटा नाव से कूदते हैं, जब नाव से कूदते हैं तो अपने पैरों से पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं। जैसे नाव के कॉर्नर पर खड़ा हूं मैं और ऐसा करके कूदूंगा आगे की ओर, तो पैरों से तो पीछे की ओर फोर्स लगाया, नाव जाएगी पीछे और उसकी रिएक्शन आप जाओगे आगे। आपने पैरों से पीछे फोर्स लगाया, आप आगे गए, नाव आपके पीछे गई। ठीक है, गुलेल चलाना। ठीक है, इसी तरीके से मेरे बच्चे आपने रनिंग करने वाले लोगों को देखा, रनिंग करने वाले जो ओलंपिक अभी गया था, तो उसमें रनिंग करने वाले लोग ऐसे करके मिट्टी से वो बनाते हैं और उस पर पैर अड़ा देते हैं अपने पैर। ठीक, और अचानक से भागते हैं रॉकेट की तरह। तो बच्चे वो पैरों से पीछे की ओर दम लगाते हैं, पीछे की ओर पूरी ताकत से ऐसे, फिर उसी फोर्स का यूज करते हैं, उसी फोर्स का आगे जाने में यूज करते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया हरि यादव जी। जंप करने से पहले भागना जरूरी है, जंप करने से पहले भागना जरूरी है। बच्चे मैं खड़ा खड़ा मैं तो कूद नहीं पाऊंगा, मेरा शरीर तो हो गया खराब, किसी दिन का रहा नहीं हूं मैं, अब किसी मतलब का रहा नहीं हूं, सत्य बात बताऊं। लेकिन आपने देखा होगा, आप खड़े खड़े कूदो तो बच्चे ज्यादा दूरी तक नहीं कूद पाओगे, क्लियर। लेकिन आप रनिंग करते हुए आना रॉकेट की तरह, और रॉकेट की तरह आना, रॉकेट की तरह आते आते अचानक से कूदोगे तो ज्यादा कूद जाओगे, तो ज्यादा कूद जाओगे। मानते हो कि नहीं मानते? हमेशा आपने देखा होगा कि रनिंग करते समय जो ज्यादातर एथलीट आपके हैं, जितने भी एथलीट हैं, वो लॉन्ग जंप वगैरह मारते हैं या ट्रिपल जंप मारते हैं या हाई जंप मारते हैं, तो रनिंग करते हुए आते हैं। रनिंग करते हुए क्यों आते हैं मेरे बच्चे? क्योंकि वो पैरों से अपने जमीन पर फोर्स लगाते हैं, जमीन पर फोर्स, और जमीन पर फोर्स लगा के उसकी रिएक्शन का यूज करते हैं, उसकी रिएक्शन का यूज करते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? जैसे क्रिस फिल्म देखी होगी आपने, क्रिस में ऐसे करके करता था, वो पैर से जमीन पर मारता था, फोर्स नीचे लगाया, रिएक्शन से ऊपर गया, क्रिस मम्मी क्रिस, ऐसे। बात सही है सर। रॉकेट 90 डिग्री पर क्यों नहीं उड़ता? अरुण भैया उड़ता तो 90 डिग्री पर ही है, आपका रॉकेट हल्का है, आपका दिवाली वाला जो रॉकेट है ना, वो तो हल्का है। जो वास्तव में रॉकेट होते हैं, जो सैटेलाइट लेके जा रहे हैं, वो तो सीधा ही जाते हैं मेरे भाई, सीधा। जो हवा का प्रेशर है उसे कहाँ ले जाओगे मेरे दोस्त? हवा का प्रेशर है उसे कहाँ ले जाओगे? हवा इस पे प्रेशर लगाती है, ये घूम जाता है, और घूम करके जहां जहां हवा इसको ले जाती है, रॉकेट की तरह उसी के घर में घुस जाता है, फिर लड़ाई कराता है। क्यों भाई? मानेगा नहीं तू, तुझसे मना करी थी रॉकेट मत चलाइयो, पापा भी धर देते, तुझसे मना करी थी, रॉकेट ले आया है। वैसे छुटके मुटके बम्ब ले आता, सीता गीता ले आता, अनार बम्ब चला लेता, रॉकेट ही चलाएगा, मानेगा नहीं है, लड़ाई करा के मानेगा। पड़ोसी से अभी आग लग जाती, पता है तुझे? ठीक, लेकिन आप भी चलाए बिना नहीं मानोगे। फिर सलाह और देते हैं, पापा बोतल को टेढ़ी करके चलाओ तो सीधा जाएगा, टेढ़ी करके चलाओ, मेरा रॉकेट टेढ़ा रखने पर सीधा जाता है। हैं? कौन सी फिल्म का सीन था ये? कौन सी फिल्म का? चले भाई, क्लियर? तो ये बात क्लियर है आप लोगों को? तीसरा नियम भी समझ में आया? आना चाहिए, आना चाहिए। चलिए अब दिखाता हूं संवेग संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है मेरे भाई, संवेग संरक्षण का नियम इसको कहते हैं। और ये बात पीछे भी लिख लेना, कभी आपसे रॉकेट का सिद्धांत पूछे ना, प्रिंसिपल पूछे, कहीं आप कह दो कि सर बताया नहीं था, तो बता तो दिया है। कभी आपसे इसका सिद्धांत पूछे, बेटा नियम पूछे तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम आंसर आएगा। लेकिन कभी प्रिंसिपल पूछे, सिद्धांत पूछे, प्रिंसिपल पूछे, सिद्धांत पूछे, तो मेरे बाबू रेखीय संवेग संरक्षण याद रखना। संवेग संरक्षण इसका सिद्धांत होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका सिद्धांत होता है मेरे बच्चे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ठीक। अरुण भैया कितनी बार बोलूं, हवा का प्रेशर कहाँ ले जाओगे? रॉकेट को सीधा छोड़ा, आसमान में हवा भी तो इधर उधर चल रही है, वो उसमें मूवमेंट पैदा नहीं करेगी मेरे बच्चे। काहे परेशान हो अरुण लाल? ठीक है, काहे परेशान हो मेरे बच्चे? ठीक, तो देखिए संवेग संरक्षण का नियम कहता क्या है, तो बच्चे संवेग संरक्षण का छोटी सी लाइन कहता है, ये कहता है कि भाई टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, कुल संवेग नियत रहता है या कुल संवेग संरक्षित रहता है। कुल संवेग संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब है जितना पहले था उतना बना रहता है। ठीक, कुल संवेग संरक्षित रहता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम सुने होगे आप, एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी को बना नहीं सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस उसका रूप बदल सकते हैं। उसी तरीके से ये भी है कि बच्चे जितना संवेग पहले था टोटल वाला, उतना ही बाद में भी रहता है, यानी कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, बना रहता है। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे बच्चे, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1, जिसका मास कितना है m1। ठीक है, और इसकी जो अभी वेलोसिटी है मेरे बच्चे, वो है मान लीजिए u1। वेलोसिटी कितनी है? u1 इसका वेग है, m1 इसका द्रव्यमान है। क्लियर। अगली एक दूसरी वस्तु है मेरे बच्चे, दूसरी वस्तु जिसका मास है m2 और इसका वेलोसिटी यानी वेग है u2। वेलोसिटी यानी वेग कितना है मेरे बच्चे? u2। ओके, अब ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रही हैं। मुझे नहीं पता किसका वेलोसिटी कम है किसका ज्यादा है। मान लीजिए किसी भी वजह से इनकी टक्कर हो गई, पीछे वाले का ज्यादा होगा वेलोसिटी, उसने इसमें टक्कर मार दी तो मेरे बच्चे टक्कर के बाद इनमें हो गई आपस में टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया मेरे बच्चे। और टक्कर के बाद आप जानते हो मास में तो सर कोई बदलाव होता नहीं है, पहली वस्तु का मास आज भी m1 है और दूसरी वस्तु का मास आज भी m2 है। ठीक है, लेकिन बच्चे बदलेगा तो क्या? टक्कर के बाद हो सकता है इनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाए। m1 की वेलोसिटी u1 हुआ करती थी, ये b1 हो गई। ये कितनी हो गई? b1। m2 की वेलोसिटी u2 हुआ करती थी, ये कितनी हो गई मेरे बच्चे? b2 हो गई। कितनी हो गई मेरे बच्चे? b2। ठीक है, सतीश भाई कह रहे हैं कहां से हो आप? सर जी मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं मेरे बच्चे। ठीक है, उत्तराखंड। चलिए, तो मैंने कहा पहले इनका m1 m2 मास था, मास में कोई बदलाव होता नहीं है, द्रव्यमान में कोई बदलाव होता नहीं है, बदलेगा तो बस वेलोसिटी टक्कर के बाद। टक्कर से पहले m1 का वेग u1 था, m2 का वेग u2 था, m1 का वेग टक्कर के बाद b1 हो गया, m2 का वेग टक्कर के बाद b2 हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, अब पहली कंडीशन में यहां पर मैंने संवेग मान लिया p1, ठीक। यहां कुल संवेग कितना होगा? कुल संवेग, ठीक, कुल संवेग को मैंने यहां पर पहली कंडीशन में p1 मान लिया। और आप जानते हो सर, पढ़ के आए हो कि सर संवेग यानी मोमेंटम, ये संवेग है मेरे बच्चे, संवेग बोले तो मोमेंटम, जानते हो। और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो बच्चे पहली वस्तु का संवेग कितना होगा? सर m1u1। पहली वस्तु का संवेग, पहली वस्तु का मोमेंटम m1u1 होगा, बिल्कुल होगा सर। दूसरी वस्तु का संवेग कितना होगा? सर m2u2। कितना होगा मेरे बच्चे? m2u2। बात सही है। पहली वस्तु का संवेग, पहली वस्तु का मोमेंटम m1u1,
ठीक, मास इंटू वेलोसिटी। दूसरी वस्तु का मोमेंटम m2u2 मास इंटू वेलोसिटी, दोनों का टोटल कर दिया। ये पहली कंडीशन का संवेग आ गया टक्कर से पहले। टक्कर के बाद संवेग कितना हुआ मेरे बच्चे? टक्कर के बाद इसे मैंने P2 नाम दे दिया, P2। ठीक है, P2 का मतलब हुआ सर पहली वस्तु का संवेग प्लस दूसरी वस्तु का। पहली वस्तु का संवेग कितना होगा सर? m1v1, और दूसरी का कितना होगा सर? m2v2, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है सर, पढ़ के आए हो आप लोग, अब दिक्कत में मत आना, इसलिए सारी चीजें पहले से आपको बताई थी। जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है वो प्लीज पुरानी क्लास को देख करके आगे आए, क्योंकि ये संवेग वाला टर्म मैंने बता चुका हूं। अब इस लाइन को पढ़ो मेरे बच्चे, चाहे टक्कर हो, चाहे फक्कर हो, चाहे कुछ भी हो, संवेग क्या रहता है? संवेग मेरे बच्चे क्या रहता है? तो संवेग संरक्षित रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। जितना संवेग पहले था, इस संवेग की जो भी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू बाद वाले संवेग की होती है। इसी का अर्थ है संरक्षित, इसी का अर्थ है कंजर्व। ठीक, कंजर्व का मतलब है कि जितना पहले संवेग था उतना ही बाद में होगा। मतलब क्या हुआ कि सर आप कहना चाह रहे हैं P1 बराबर होगा P2 के? मैं कहूंगा बिल्कुल मेरे बच्चे, P1 बराबर होगा P2 के, बिल्कुल। P1 की वैल्यू यहां पर जैसे लिखना चाहो तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर हो गई मेरे बच्चे m1v1 प्लस m2v2, यानी कि पहली कंडीशन का कुल संवेग, पहली कंडीशन का कुल संवेग बराबर दूसरी कंडीशन का कुल संवेग। इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। बताओ समझ में आया मेरे बच्चे? बताओ समझ में आया? सर एनटीपीसी में कौन सी क्लास तक की साइंस आती है? तो मेरे बच्चे 10th लेवल तक की आती है अंश, 10th लेवल तक की, लेकिन कुछ एक फैक्ट आपके 11th 12th वाले भी पूछ लिए जाते हैं, कुछ एक। ठीक, पहली कंडीशन का कुल संवेग, पहली कंडीशन का कुल संवेग बराबर दूसरी कंडीशन का कुल संवेग। इस फॉर्मूले को याद मत करना, ये समझाने के लिए था, समझाने के लिए था। आया समझ में? समझाने के लिए था, यानी जितना संवेग पहले होता है उतना ही संवेग बाद की कंडीशन में होता है। इसी शब्द का मतलब है संरक्षित यानी कंजर्व। ये समझाने के लिए आपको बताए, और इसका यूज मैं करूंगा जब बंदूक से एक क्वेश्चन आता है कि बंदूक से चली गोली ढिचक्याओं करके जैसी गोली चली तो पीछे बंदूक ने झटका लगाया, पीछे बंदूक ने झटका लगाया। बंदूक पीछे कितनी स्पीड से आई, बंदूक पीछे कितनी स्पीड से आई, वो वेग आपसे पूछा जाता है, वो वेलोसिटी आपसे पूछा जाता है, उसको आप समझोगे इसी से। तो कल उस पर चर्चा करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, परसों इस टॉपिक की प्रैक्टिस लगाएंगे कंप्लीट। आया समझ में? आया समझ में? सर पॉलिटी कब से स्टार्ट हो रही है? जल्दी कर देंगे हरकेश भैया। ये साइंस सर्वाधिक आती है आपके पेपर में और स्टैटिक सर्वाधिक आती है, इसलिए अरुण सर स्टैटिक ले रहे हैं और मैं साइंस ले रहा हूं। सबसे बड़े जो मुख्य पोर्शन है ना आपके, जो 40 नंबर वाला प्रीलिम्स में और 50 नंबर वाला मेंस में पूछा जाएगा जीएस में से, उसमें से साइंस और बच्चे स्टैटिक ही सबसे ज्यादा आती है, और दोनों ही टॉपिक सबसे पहले चल रहे हैं। ठीक, फिर आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की, ये भी दे दी जाएगी। ठीक है कमलेश भाई? कमेंट नहीं जा रहा है तो कैसे आ गया? अब अगर नहीं जा रहा होता तो कैसे आ गया? सर आपकी सैलरी कितनी है? अरे थोड़े बहुत पैसे आप दे दो, मैं तो आपके घर पे पढ़ाने आ जाऊंगा, घर पे पढ़ाने आ जाऊंगा। बताओ। ठीक, पहले पेटीएम करवाता हूं, पर मैं पेटीएम पहले करना होगा, फोन पे पहले करना होगा, याद रखना। घर पे भी पढ़ाने आ जाऊंगा, आपके घर बता देना। ठीक है, घर बता देना। और रास्ते का किराया भाड़ा भी देना होगा, खाने पाने की सुविधा भी होनी चाहिए, ध्यान रखें। ठीक है, खाने पीने की सुविधा भी बढ़िया होनी चाहिए। क्लियर? हाँ, 200 रुपये मंथली, 200 रुपये मंथली दोगे यार? बस है इतने में तो बताइए रोटी भी ना खा पाऊंगा। ठीक, क्लियर है? तो नमस्कार मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मुलाकात होगी कल। ठीक, जय हिंद, जय भारत।